जय माता दी। जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतना ही आपका प्रारब्ध बनेगा। अर्थात आप अपना वर्तमान सुधारें, कर्म अच्छे करें तो डेफिनेटली भविष्य आपका अच्छा ही होगा। हाय, आई एम डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये सिर्फ मेष राशि वालों के लिए नहीं है, ये नव वर्ष की बधाइयाँ सभी के लिए है। इसके साथ साथ ही मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहती हूँ कि आजकल आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे रील्स देखे होंगे, लेकिन आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि आपने सुना होगा कि मेष राशि पर 7.5 स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ, आज हम जो बात करेंगे मेष राशि की बात करेंगे कि 2025 में मेष राशि की स्थिति कैसी रहेगी। ये वीडियो पूरी तरीके से उन्हीं के लिए है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो हमारा चार्ट है और जो हमारा वीडियो है वो हमारी चंद्र राशि और हमारी लगन, साथ साथ ही हमारी जो जन्म की राशि होती है उस पर आधारित रहेगा। लेकिन कई लोग ये पूछेंगे कि हमें ये कैसे पता लगे कि हमारी राशि कौन सी है। तो आप एक चीज़ देखें, आप अपनी कुंडली को खोलें और जहाँ पर आपका चंद्रमा है, आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जहाँ आपका चंद्रमा बैठा है वहाँ पर जो नंबर लिखा है वही आपकी राशि होती है। अर्थात यहाँ पर चंद्रमा लिखा है, यहाँ 1 नंबर है तो आपकी राशि एरीज हो गई। जब हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं, अगर आपका मून यहाँ पर है तो आपकी राशि वृषभ होगी। तो इस तरीके से आप अपना चार्ट देख सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो प्रेडिक्शंस रहेंगे, ये जो वीडियो बन रहा है, ये इन जनरल सभी मेष राशि वालों के लिए रहेगा। लेकिन आपको किसी भी चीज़ पर लैंड करने से पहले या जजमेंटल होने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन ज़रूर कराना है। आप किसी भी विशेषज्ञ से कुंडली का प्रेडिक्शन करवा सकते हैं, या आप चाहें तो हमें भी अपने डिटेल्स भेज सकते हैं और हमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरे नंबर्स रहेंगे या डिटेल्स रहेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए अब हम जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जो इनका चार्ट है इस पर हम नजर डालते हैं। देखिए, जो मेष राशि है अर्थात फर्स्ट हाउस में ही इनके मून है। अगर हम स्थिति देखें तो जो सेकंड हाउस रहेगा इसमें जुपिटर है, गुरु की स्थिति है। थर्ड हाउस खाली है, फोर्थ में मंगल है। मंगल इनके लिए नीच के हो गए हैं और वक्रीय हो गए हैं, ये जो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 6th हाउस में इनके केतु है, 8th में बुध है, 9th में सूर्य है जो एक अच्छा इंडिकेशन देता है। और इनका जो डिजायर का हाउस होता है, जो इनका प्रॉफिट हाउस होता है, उसमें शुक्र और शनि है और 12th हाउस में इनके राहु है। अब जो ये स्थिति है, अगर हम सबसे पहले ये विचार करें, एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि पूरे इस वीडियो को हमने 8 सेगमेंट्स में बांट दिया है। यानी हम आपकी लाइफ की किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे। आपकी हेल्थ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, सभी चीजों को हम कवर करेंगे और देखेंगे कि आपका करियर भी कैसा रहने वाला है। तो अपना पूरा ध्यान आप इसी वीडियो पर लगाकर रखें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी के लिए और 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले हम हेल्थ से स्टार्ट करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए 2025 में हेल्थ कैसे रहने वाली है। देखिए, जो मेष राशि के स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। जो मंगल की इस समय स्थिति है, मंगल इनके स्वामी होते हैं, हनुमान जी इनके मेन जो देवता होते हैं वो होते हैं। तो जो मंगल की स्थिति है वो यहाँ सुख भाव में बैठे हुए हैं मंगल, और 4th में बैठे हुए हैं, अर्थात नीच के होके बैठे हुए हैं। साथ साथ में ये वक्रीय भी हैं। तो इस स्थिति को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगी। तो इस समय यानी लगभग फर्स्ट क्वार्टर में आप मान के चलें कि मेष राशि वालों को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। खास तौर से जो इनकी इम्यूनिटी है वो वीक रह सकती है, और बीपी, अगर जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं तो उनका बीपी ट्रिगर हो सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ साथ जो केतु की भी सिचुएशन है वो 6th हाउस में है, जो हमारा छठा घर होता है। ये जो घर होता है इसको हम ऋण शत्रु का कहते हैं, बीमारियों का कहते हैं। तो कहीं ना कहीं केतु भी इन्हें थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी देंगे। और जो इनकी स्थिति है वो फर्स्ट क्वार्टर में मैं कहूंगी बहुत मजबूत नहीं रहने वाली है। तो इन्हें अपने खान पान का, अपने बीपी का बहुत ध्यान रखना है। लेकिन एक अच्छी चीज है कि अगर हम देखते हैं कि इनके भाग्य में सूर्य बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं इनके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा सेकंड सेगमेंट है लव एंड रिलेशनशिप, ये हमारे यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए, लव लाइफ के लिए जो मेन हम हाउस देखते हैं, 5th हाउस देखते हैं। ये जो घर होता है 5th हाउस, यहाँ पर ये खाली है और कोई भी यहाँ पर अभी प्लैनेट नहीं है। लेकिन जो इसके स्वामी है वो इस समय भाग्य में बैठे हुए हैं, सूर्य। तो जो शुरू की स्थिति रहेगी वो मैं कहूंगी कि जो फर्स्ट क्वार्टर रहेगा, आप ये मान के चलिए कि मार्च तक जो स्थिति रहेगी वो इनकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। लेकिन एक चीज का इनको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य इनके स्वामी हैं तो इन्हें एग्रेशन में नहीं जाना है।
इन्हें अपने क्रोध पर संयम रखना है और आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल नहीं जाना है। इसके अलावा जो रिलेशनशिप होते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा मंगल का भी ट्रांजिट थर्ड हाउस में होगा, तो जो हम अदर रिलेशनशिप देखते हैं जैसे सिबलिंग्स हैं, इनके स्पाउस हैं, इनके पेरेंट्स हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मदर के ही हाउस में मंगल वक्रीय होकर नीच के बैठे हुए हैं। तो अपनी मदर का स्पेशली बहुत ध्यान रखें। साथ साथ जो फादर की भी स्थिति है वो फिर भी प्रॉफिट हाउस में है, शनि इनके देवता हैं, तो फादर की स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन जो मदर की स्थिति है, जो सिबलिंग्स की यानी बहन भाइयों की जो कंडीशन है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आता है करियर, और उससे पहले मैरिज। तो देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूं कि जो शनि है ये 30 मार्च को यहां से यानी 11वें भाव से 11th से और 12th में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तब जो मेष राशि वाले हैं इनकी साढ़े साती स्टार्ट होगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि साढ़े साती क्या होती है। देखिए, साढ़े साती से हमारा मतलब होता है कि जब चंद्रमा से यानी हमारी खुद की राशि से जब शनि या तो 12वें घर में होते हैं या खुद के में होते हैं या फर्स्ट हाउस में होते हैं, यानी जो तीनों ये हाउसेस होते हैं ये कहीं ना कहीं शनि इनमें बैठे होते हैं, तो उस समय साढ़े साती स्टार्ट होती है। साढ़े साती स्टार्ट होने के बाद जब हम देखेंगे कि शनि इस वाले हाउस में आ जाएंगे, तो जो मेष राशि वालों की स्थिति रहेगी उसमें मैं इन्हें हिदायत देना चाहूंगी कि ये बहुत ज्यादा अपने लव लाइफ को लेके, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेके बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखें। किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट में इन्हें नहीं जाना है। तो क्योंकि जब शनि यहां आ जाएंगे तो जो स्थिति होगी, इनके दूसरे भाव पे शनि की दृष्टि पड़ेगी, जो वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, और कहीं ना चाहते हुए भी इनकी वाणी खराब हो सकती है, गुस्से में किसी को कुछ कह सकते हैं। तो इसका इन्हें बहुत ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ही जो उसकी 10वीं दृष्टि होगी वो उनके भाग्य पे होगी, तो कहीं ना कहीं फादर से थोड़े से रिलेशन बिगड़ सकते हैं और भाग्य कमजोर हो सकता है। तो साढ़े साती स्टार्ट होने के बाद मेष राशि वालों को स्पेशली रिलेशनशिप को लेके बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी कुछ हम करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए करते हैं, तो बी वेरी केयरफुल, आपको अपनी वाणी पर बहुत ध्यान देना है। इसके साथ साथ ही जो गुरु की स्थिति रहेगी वो फिर भी इनको थोड़ा सा बचाएगी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इनका करियर देखते हैं। करियर का जो भाव होता है, देखिए 10th हाउस जो होता है ये हमारे कर्म का क्षेत्र होता है और शनि ही इनके स्वामी है। इस समय जो शनि इनके स्वामी हैं वो 11th हाउस में बैठे हुए हैं, प्रॉफिट के हाउस में बैठे हुए हैं, गेन्स के हाउस में बैठे हुए हैं। तो मैं साढ़े साती के बाद मैं मेष राशि वालों को कहना चाहूंगी कि जो इनका करियर है फर्स्ट क्वार्टर में तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा ही देगा, लेकिन शनि के 12th हाउस में आने के बाद, मीन में आने के बाद इनकी जो स्थिति रहेगी इनमें कहीं ना कहीं एक उच्चाटन रहेगा। जो भी ये काम कर रहे हैं उसमें इन्हें लगेगा कि इस काम से मैं स्विच कर लूं, चेंज कर लूं, या फिर इनका स्थान परिवर्तन हो सकता है। तो मेष राशि वालों को ध्यान रखना है कि साढ़े साती स्टार्ट होने के बाद वो किसी भी रूप में जल्दबाजी में निर्णय ना लें, क्योंकि जब शनि मूव करेगा तो इनको अपने ही काम से उच्चाटन हो जाएगा, कहीं ना कहीं इनमें फ्लक्चुएशंस रहेंगे, इनका स्थान परिवर्तन होगा। लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि शनि 12th हाउस में आ जाएंगे और ये जो 12th हाउस हमारा होता है ये कहीं ना कहीं फॉरेन से रिलेटेड होता है। जो लोग फॉरेन में जॉब करते हैं या बाहर जाना चाहते हैं या वहां पर पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी चाहते हैं, उनके लिए शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। तो घबराएं नहीं कि साढ़े साती स्टार्ट हो रही है। जो भी है आप संयम से निर्णय लें और किसी बड़े की वो लोग एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि इनकी राशि में 2025 में पूरे साल में जो इनको बचाने वाले होंगे वो गुरु देवता होंगे। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस। देखिए, बिजनेस का भी जो हाउस होता है कहीं ना कहीं वो भाग्य, हमारा कर्म और प्रॉफिट, जो हमारा 11th हाउस होता है यानी हमारा 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, ये तीनों मिलके हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट गेन्स देते हैं। तो इस साल अगर मैं इनकी स्थिति देखूं तो पारिवारिक जिंदगी में इन्हें दिक्कत आ सकती है, लेकिन फाइनेंशियल गेन्स, मॉनेटरी गेन्स इनको होके रहेंगे, उसमें आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं करें। लेकिन इनको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि पैसे का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करें। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब शनि यहाँ आएंगे तो 18 मई को राहु जो है, राहु और केतु भी चेंज होंगे। जब केतु यहाँ पर 6 से 5th में आ जाएंगे यानी सिंह राशि में आ जाएंगे, और जो राहु है वो कहीं ना कहीं यहाँ 11th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, जो राहु हैं वो जब 11th हाउस में आते हैं, प्रॉफिट और गेन्स के हाउस में आते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा योग होता है और यहाँ राहु को बहुत अच्छा माना गया है। तो मेष राशि वाले घबराएं नहीं। इनके जो 2-3 महीने होंगे यानी मार्च से जुलाई तक का समय जो होगा उसमें फिर भी इन्हें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसके बाद
ये इन्हें एकदम से धन का लाभ होगा। अगर हम कहें कि फाइनेंस की स्थिति देखें तो इन्हें कहीं अचानक कहीं इन्होंने पुराना इन्वेस्ट करा हो या एसआईपी लिए हो या शेयर्स में कुछ करा हो जो ये करके भूल गए हो, तो उस समय यहाँ पर राहु के यहाँ आने के बाद अचानक से इन्हें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन्स होंगे। दूसरी चीज, एक और चीज है कि जो लोग फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं या ट्रैवल एंड टूरिज्म में है या लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, उनमें डेफिनेटली मान के चलें कि उन्हें बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। तो जो मेष राशि वाले हैं, बिजनेस एंड फाइनेंस इनके लिए अच्छा रहने वाला है। अब बात आती है जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, स्टूडेंट। देखिए, स्टूडेंट जो हम देखते हैं, वो जो स्टडीज हम देखते हैं वो पंचम हाउस से देखते हैं और हायर स्टडीज पंचम से पंचम देखते हैं, यानी फिफ्थ हाउस से और नाइन्थ हाउस में। तो जो शुरू की स्थिति रहेगी, जो मैं देख रही हूं, जो शुरू की स्थिति है वो कहीं ना कहीं आप मान के चलें, जब तक गुरु का परिवर्तन नहीं होता, यानी 15 मई से पहले पहले जो स्थिति रहेगी स्टूडेंट की, बहुत अच्छा इनका एजुकेशन में, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि जो गुरु है वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है और गुरु की जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं 6th हाउस पर पड़ रही है। तो गुरु की जो पंचम दृष्टि है 15th मई से पहले पहले, इसे हम बहुत स्ट्रांग नहीं कहेंगे। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहता है या आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, तो जो गुरु का परिवर्तन होगा 15 मई के बाद, 15th मई के बाद, जब गुरु यहां पर आ जाएंगे, जब गुरु की स्थिति वृषभ से निकलकर मिथुन में आ जाएगी, तो जो सीधी दृष्टि है वो कहीं ना कहीं एक तो इनके एजुकेशन पर बहुत इफेक्ट डालेगी और जो इनका सप्तम हाउस है उस पर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी, और जो इनकी हायर स्टडीज हैं उनके लिए भी गुरु का ये जो बदलाव होगा वो काफी अच्छा रहने वाला है। तो मैं सबसे ये कहूंगी जो हायर एग्जाम्स देने हैं या अगर कोई आपका एग्जाम है एंड स्टिल यू हैव टाइम कि आप चूज कर सकते हैं कि आपको कब देना है, तो वो आप 15th मई के बाद दें, उससे आपके लिए काफी अच्छा स्थिति रहने वाली है। इसके साथ साथ ही हम एक और सेगमेंट लेते हैं, स्पिरिचुअलिज्म यानी आध्यात्मिकता। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेष राशि वाले वैसे बहुत आध्यात्मिक होते हैं, मंगल उनके गुरु होते हैं और जो इनके मेन स्वामी होते हैं, यानी त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं वो इनके गुरु ही होते हैं। तो गुरु मेष राशि वालों के लिए कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक होते हैं। और जब गुरु का गोचर जो हम देख रहे हैं, जो नाइन्थ हाउस है, भाग्य का जो गोचर थर्ड में आएगा, तो ऐसे में इनकी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। इनका जो रुझान होगा कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा और उसके साथ साथ ही इनकी जो जर्नीज हैं, जो ट्रैवल हैं, वो भी इस समय बढ़ सकते हैं। अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में ये घूमना चाहते हैं, जैसे ऋषिकेश है या कहीं भी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाना चाहते हैं, तो 15th मई के बाद इनके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और गुरु की सीधी दृष्टि है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, सातवीं दृष्टि जो हम देखेंगे, 7th दृष्टि सीधी यहाँ भाग्य पे आएगी, खुद ही घर को देखेंगे, खुद के ही घर को वो देखेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखें तो जब 7.5 लगेगी, शनि इनका यहाँ आ जाएगा 30 मार्च के बाद, तो ऑटोमेटिक जो इनका मन है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो और चीजों से उदास होंगे, उनका कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस है रिलेशन में वो नहीं मिलेंगी, तो वो डेफिनेटली स्पिरिचुअल अध्यात्म से जुड़ेंगे। और देखिए, जब शनि 12वें घर में आता है, तो शनि जब 12वें घर में आता है वो कहीं ना कहीं इंसान को अध्यात्म से जोड़ता है, क्योंकि जो हमारा 12th हाउस होता है वो व्यय का हाउस है, मोक्ष का हाउस है और कहीं ना कहीं अध्यात्म का हाउस है। लेकिन एक चीज जो इनके रुकावट है, क्योंकि शनि की दृष्टि थोड़े से इनके 9th हाउस पे भी पड़ेगी, तो ये कभी आध्यात्मिक होंगे और कभी हट जाएंगे। जब इनको लगेगा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है तो ये ट्रैवल भी करेंगे, लॉन्ग जर्नीज भी करेंगे। लेकिन मैंने यही कहना चाहूंगी कि इस पूरे वर्ष इन्हें भगवान से जुड़े रहना है। वो इनकी जो 7.5 का प्रभाव है या जो कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव आएगा, वो उसको काफी उस समय से निकालने की कोशिश करेगा। इसके बाद हम देखते हैं लक फैक्टर। देखिए, अगर हम देखते हैं मेष राशि वालों के जो मेन स्वामी है गुरु हैं, मैंने आपको बताया मेष के लिए जो गुरु होते हैं वो मेन कारक होते हैं। शुरू में जो हमने जनवरी का चार्ट देखा है, इसमें सूर्य हैं, सूर्य भी 14 जनवरी के बाद सकरात, जैसे हम जानते हैं कि उसके बाद धनु से मकर में प्रवेश करते हैं। तो शुरू में इनकी स्थिति अगर हम भाग्य के हिसाब से देखेंगे तो काफी अच्छी है, और जब गुरु बदलेगा तो सीधी दृष्टि 3rd हाउस से लेकर गुरु पर, भाग्य पर पड़ेगी। तो जो सेकेंड हाफ रहेगा लगभग मई के ऑनवर्ड्स, जो इनकी भाग्य की स्थिति है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। ये बिल्कुल भी घबराएं नहीं, लेकिन कोई भी डिसीजन मेष राशि वालों को सोच समझ कर लेना है कि ये किसी भी तरीके से जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें। 7.5 स्टार्ट हो गई है तो मानसिक रूप से परेशान ना हो और अपनी चीजों में थोड़ा सा समय लें, धैर्य रखें। देखिए, 7.5 जब भी आती है तो वो हमें धैर्य सिखाती है, पेशेंस सिखाती है। और देखिए, शनि जहां भी आता है,
कहा जाता है कि शनि जैसे 12th हाउस में है, शनि जहां भी बैठेगा तो उस घर की वो वृद्धि करता है। यानी जब शनि यहाँ प्रवेश करेंगे, 12th में प्रवेश करेंगे, राहु यहाँ प्रवेश कर चुके होंगे मई में 11वें भाव में, तो कहीं ना कहीं वो आपको 12th हाउस के जो गुण होते हैं, यानी वो एक्सपेंडिचर भी कराएंगे, आपको लॉन्ग जर्नीज भी कराएंगे, फॉरेन से रिलेटेड भी आपको चीजों में जोड़ेंगे। तो लेकिन आपको उसमें पराक्रम का ध्यान रखना है, मेहनत का ध्यान रखना है। बैठे बैठे शनि कभी भी कुछ नहीं देते हैं, तो शनि के लिए मेहनती होना जरूरी है। और शनि को एक चीज बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि प्रोक्रेस्टिनेशन, कि आप आलस करके बैठे हुए हैं, वो आपको डेफिनेटली छोड़ना होगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली ये कहा भी जाता है कि पुरुषार्थ करते हैं तो प्रारब्ध बनता है, यानी जो आपकी मेहनत है वही कल को जाके आपका भाग्य बनती है। तो लक फैक्टर इनका अच्छा रहेगा अगर ये अपने इस पूरे 7.5 में, इस 2.5 साल में और 7.5 साल में मेहनती बने रहते हैं, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो अपने असिस्टेंट्स हैं या जो आपका स्टाफ है, उनसे वो बहुत अच्छे से पेश आते हैं, क्योंकि शनि जो होते हैं न्याय के देवता होते हैं, किसी भी तरीके से गलत वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि राहु और केतु का भी जो ट्रांजिट होगा, राहु 18 मई को 12th से 11th में आएंगे, यानी मीन से कुंभ में ट्रांजिट करेंगे, और जो केतु हैं वो कन्या से सिंह में ट्रांजिट करेंगे। तो कहीं ना कहीं राहु तो मेष राशि वालों के लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं, उनको काफी फायदा दिलाएंगे, वो काफी तेज तर्रार हो जाएंगे, उनको वो टैक्ट आ जाएगा और वो स्मार्ट वर्क करने लगेंगे। ऐसा नहीं होगा बहुत लंबे लंबे काम करेंगे, पर वो स्मार्ट वर्क करेंगे। लेकिन जो केतु की सिचुएशन है वो इनकी हेल्थ के लिए, इनकी लव लाइफ के लिए मैं बहुत अच्छी नहीं कहूंगी। तो जो कुछ समय का है अभी, जिसे हम करीबन साल भर का कह सकते हैं, साल से 1.5 साल का, उसमें केतु इनके यही रहने वाले हैं सिंह राशि में। तो इस समय उनको अपनी संतान के लिए, एजुकेशन के लिए, लव लाइफ के लिए बहुत सोच समझ कर निर्णय लेने हैं। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रह सकता है, ब्रेकअप भी हो सकते हैं। तो केतु जब यहाँ आते हैं तो आपके मन को खराब कर देते हैं। तो इस समय आपको स्पेशली अपने मन को बहुत ध्यान रखना है और विल पावर आपको अपनी बढ़ा के रखनी है। तो इस तरीके से हमने सारे सेगमेंट कवर करे हैं। अब अंत में चीज एक आती है कि जब ये पूरी स्थिति है तो हम क्या करें, क्या करें कि कोई भी ग्रह हमें परेशान ना कर पाए, या हम क्या रेमेडी कर सकते हैं। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जो मंगल इनके स्वामी होते हैं, मेष राशि वालों को जरूर ही एक तो हनुमान चालीसा डेली करनी चाहिए। डेली एक हनुमान चालीसा करें, क्योंकि आपकी 7.5 स्टार्ट हुई है, तो आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इसका भी पाठ करना है। डेली आपको पाठ करना है। शनिवार को आपको शनि मंदिर जाना है। अगर हो पाए तो तेल में कोई भी तली हुई चीजें आप छोटे बच्चों को बांट सकते हैं, या कुछ मीठी चीजें जैसे कैंडीज हो गई, चॉकलेट्स हो गई, वो आप छोटे बच्चों को बांट सकते हैं। इसके साथ ही मैं मेष का ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ। इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है तो हमारे नंबर्स यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में है। आप कोई भी क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा हो।